अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदेद। ईरान के रहबर आला मुज्तबा अली खामेनेई के शदीद ज़ख्मी होने के सबब तेहरान के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होने का इंकशाफ सामने आया है, जबकि अमरीकी मीडिया की तरफ से जनाब मुज्तबा खामेनेई की शहादत के हवाले से भी मुतज़ाद रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। सूरत हाल के हवाले से जो इस वक्त ख़ास तौर पर मुज्तबा खामेनेई साहब के हवाले से सामने आ रही है, उसके मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के आगाज़ पर जब तेहरान के वस्त में जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को शहीद करने के लिए उनके कंपाउंड के ऊपर 40 मिसाइल दागे गए थे, उसी कार्रवाई में जनाब मुज्तबा अली खामेनेई भी ज़ख्मी हुए थे। उनके जिस्म का जो बायां बाजू, पसलियां और बाई टांग के ऊपर जो फ्रैक्चर्स हैं, उसकी इतलात सामने आई हैं। ईरानी मीडिया पर्सनस के मुताबिक ये ख़बरें ईरान पर हमले के आगाज़ से ही मौजूद हैं, लेकिन अब इन ख़बरों में तेज़ी इस उनके मंजरनामे पर ना आने के सबब है, क्योंकि अभी तक जनाब मुज्तबा खामेनेई साहब को जब से रहबर आला के तौर पर मुंतखब किया गया है, उसके बाद से अब तक मुज्तबा खामेनेई साहब की कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। एक वजह तो उसकी उनकी तरफ से उठाई जाने वाली एहतियात है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से इस बात का इजहार किया जा चुका है कि मुज्तबा खामेनेई साहब को निशाना बनाया जाएगा और जो भी आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का जानशीन होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको भी मंजर से हटाया जाएगा। तो एक सबब तो उनका मंजर आम पर आने का ये भी हो सकता है कि जनाब वो अपनी लोकेशन को अमेरिका और इसराइल के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते, और शायद यही वजह है कि उनको मंजर आम पर लाने के लिए उनकी मौत की खबर जो है वो CNN जैसे अमरीकी चैनल के ऊपर बैठकर एक अमरीकी तज्जिया निगार की तरफ से फैलाई गई। ये जो इंटरव्यू जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसका एक क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो क्लिप के अंदर जो अमरीकी एंकर है वो अमरीकी तज्जिया निगार से ईरान की सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर मुज्तबा खामेनेई साहब की मौजूदगी और उनके ज़रिए ये जो मामलात हैं इस वक्त जंग के, उनको टैकल करने के हवाले से सवाल करता है। उस सवाल के जवाब में अमरीकी माहिर उनको ये जवाब देते हैं कि जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई के मुकाबले में मुज्तबा अली खामेनेई साहब ज़्यादा क़दामत पसंद भी हैं और ज़्यादा हार्ड लाइनर भी हैं, और यही वजह है कि उनकी हार्ड लाइनर होने की वजह से जो हमले हैं मुख्तलिफ अमरीकी मफादात के ऊपर वो जारी हैं, और इसराइल के ऊपर भी अब बड़ी तादाद के अंदर हमले किए गए हैं। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि जनाब वो सामने क्यों नहीं आ रहे, जिस पर उनको ये जवाब दिया जाता है कि उनकी राय में मुज्तबा अली खामेनेई भी शहीद हो चुके हैं, महज उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहाँ पर मौजूद जो ये जो खिलाफत फ़कीया है इसके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुतमईन रखा जा सके, और अदरवाइज़ उनका इस वक्त जो कंट्रोल है ईरान के ऊपर वो IRGC का है। उनकी तरफ से ये जो बातें हैं इसमें सदाकत हो ना हो, अलबत्ता ये बात तय है कि इस वक्त ईरान का जो निज़ाम है वो ऑटो पे लग चुका है। मुज्तबा अली खामेनेई साहब रहबर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनके बाद कौन रहबर आला आएगा, कतई नज़र इस बात से जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की शहादत के बाद ईरान में मौजूद इस वक्त जो वॉर मशीनरी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं, मां सिवाय उन अहकामात के जो आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब के दौर के अंदर यानी उनकी ज़िंदगी में उन तक मुंतकिल किए जा चुके हैं। इस हवाले से एक एनालिसिस भी सामने आया है, और इसमें बताया गया है कि 2003 में ईरान के एक अहम रहनुमा मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, उन्होंने इनफैक्ट जो इराक़ के ऊपर अमरीकी हमला था और अमेरिका ने सिर्फ 3 हफ्तों में सद्दाम हुसैन के मरकज़ी कमांड ढांचे को ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजी मुखालफत ऑलमोस्ट ख़त्म होकर रह गई थी। इस इराक़ अमरीका जंग पर जनाब मोहम्मद अली जाफरी ने तहकीक करना शुरू की कि किस तरीके से ईरान के ऊपर अगर अमरीकी हमला हो जाता है तो उसके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बचाया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में कई ऐसे ईरानी माहिरीन के बयानात सामने आए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम तो 20 और 25 साल से इसी तरह की जंग की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी बुनियाद यही जनाब मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी साहब हैं। उन्होंने ये जो फॉल ऑफ बगदाद था उसके बाद 4 साल IRGC के स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सेंटर में
ایک ایسا فوجی ڈھانچہ ڈیزائن کرنے میں گزارے جس کا سر کبھی بھی قلم نہ کیا جا سکے۔ ستمبر 2007 میں انہیں IRGC کا کمانڈر مقرر کیا گیا اور انہوں نے فوری طور پر ایران کی فوج کو 31 خود مختار صوبائی کمانڈز میں تقسیم کر دیا۔ ہر صوبے کے لیے ایک کمانڈ، ہر کمانڈ کے پاس اپنا آزاد ہیڈ کوارٹر، ہر ہیڈ کوارٹر کا اپنا آزاد کمانڈ اینڈ کنٹرول، میزائلز اور ڈرون کے ذخائر، تیز رفتار کشتیوں کے بیڑے، مربوط بسیج ملیشیا، حملے کے پہلے سے تفویض کردہ اختیارات، گولہ بارود کے ذرائع اور سیل شدہ ہنگامی احکامات موجود تھے۔ یہ نظریہ صرف ایک منظر نامے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی ایران کے رہبر اعلیٰ کی شہادت۔ شہادت سے مراد یہ ہے کہ حملے میں شہادت، طبعی موت کی صورت میں یہ منظر اسی طریقے سے انٹیکٹ رہنا تھا جیسے امام خمینی کی موت کے بعد یہ سسٹم چلا تھا۔ اب چونکہ حالیہ دنوں کے اندر اور یہ جو موجودہ نظام اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے، خاص طور پر جب مسعود پزشکیان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ قرب و جوار کے ممالک کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے، تو ان کی بات کو رد کیا گیا، کیونکہ یہ جو سیلڈ شدہ احکامات، یہ جو ڈاکٹرین بنائی گئی تھی 2007 میں، اس کے تحت یہ سیل شدہ احکامات جو ہے وہ مقامی کمانڈرز کو جو ایک الگ الگ فوج کا درجہ حاصل کرتے تھے ان تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو منظرنامہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، سپریم لیڈر کی شہادت والا، وہ منظرنامہ 28 فروری 2026 کو ہمارے سامنے آیا، جس کے بعد یہ ڈاکٹرین جو کہ 32 کمانڈرز کو، جو کہ 32 فوجی کمانڈرز تھے، ان کو منتقل کی گئی تھی، وہ جو ڈاکٹرین ہے اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وہ جو سیلڈ لفافے تھے وہ کھل گئے اور وہ جو سیلڈ لفافے کے اندر احکامات تھے ان کے اوپر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وہ سوال جو کسی نے، میرا خیال ہے کہ جب سے ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا اسلامی جمہوریہ کے اندر کوئی ایسا طاقت موجود ہے جو اس سسٹم کو بند کر سکے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ آئینی ہے، کیونکہ صدر صاحب بھی موجود ہے نا، جناب مسعود پزشکیان صاحب، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، ایران کی قومی سلامتی کونسل بھی موجود ہے، لیکن کسی نے اس سسٹم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کا، ایران کا جو 1979 کا آئین ہے، اس کا سیکشن ہے 110، یہ تمام مسلح افواج پر کمانڈ کا واحد اختیار رہبر اعلیٰ کو دیتی ہے۔ صرف وہی کمانڈر ان چیف ہیں، صرف وہی فوجی قیادت کا تقرر کر سکتے ہیں، وہی فوجی قیادت کو برطرف کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا ادارہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، صدر ہے، گارڈین کونسل ہے، عدلیہ ہے، کسی کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں کہ وہ فوجی احکامات جاری کر سکے یا رہبر اعلیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات کو منسوخ کر سکے۔ صرف آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا جو جانشین ہوگا، جو کہ رہبر اعلیٰ ہوگا، وہی ان ہدایات کو منسوخ کر سکتا ہے یا واپس لے کر نئی ہدایات کو جاری کر سکتا ہے۔ لہٰذا علی خامنہئی صاحب کی یہ جو موجودہ ہدایات ہیں، ان کو واپس لینے کے لیے جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو نئے احکامات دینا ہوں گے۔ اب نئے احکامات نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب اپنے پیشرو، اپنے والد جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی ان پالیسیز کو جاری رکھیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پوائنٹ آف کنسرن ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ حالیہ دنوں میں ایک سے زائد مرتبہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ جو جنگ بندی ہے اس کا اشارہ دیا گیا۔ جناب ٹرمپ نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی 1 گھنٹے تک بات چیت کی، اور اس گفتگو میں رشین پریزیڈنٹ کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ کو سیز فائر کا مشورہ دیا گیا اور کہا گیا کہ رشیا اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رشین پریزیڈنٹ نے ایرانین پریزیڈنٹ جناب مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ بھی ٹیلی فونک کانورسیشن کی، علی لاریجانی صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کسی طریقے سے کوئی پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ
रहबर आला का हुक्म नहीं आया अभी तक। अब ये जो अहकामात हैं जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि जंग बंदी के लिए अहकामात जनाब मसूद पज़िश्कियान, जनाब अली लारेजानी, जनाब कालीबॉफ की तरफ से सामने नहीं आएंगे। जंग बंदी के लिए अगर किसी तरफ से कोई हुक्म आएगा तो वो महज रहबर आला की तरफ से ही आएगा और रहबर आला के अहकामात पर अमल दरामद होगा। रहबर आला किधर हैं उनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। इसका मतलब ये है कि रहबर आला जो मौजूदा हैं यानी मुश्तबा खामेनेई साहब, वो अभी इस एस्केलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? ये भी मेरे नज़दीक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसकी बुनियादी वजह अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात के अंदर ईरान ने इनफैक्ट जिस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है अमेरिका और इसराइल के लिए, उसमें उन्होंने हारने को यानी ईरान की शिकस्त को नामुमकिन बना दिया। ये जो डॉक्ट्रिन जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, ये भी इनफैक्ट इसी पॉलिसी का तसलसल है। ये डॉक्ट्रिन भी ईरान ने हारने के लिए नहीं बल्कि हार को नामुमकिन बनाने के लिए तैयार की थी। जदीद जंगी फ़लसफ़े की ये डॉक्ट्रिन अक्कासी करती है जहाँ पर दुश्मन को ये बात समझ ही नहीं आती कि वो किस से लड़ रहा है, किसको शिकस्त देकर जंग को ख़त्म करेगा। यहाँ पर 32 फ़ौजें हैं, 32 फ़ौजें लड़ रही हैं अपने अपने रडार के ऊपर, अपने अपने महाज के ऊपर, अपने अपने पास मौजूद तमाम तर दस्तयाब वसाइल के साथ, और उनके सामने जो जो हदफ उनको दे दिए गए थे वो उनके ऊपर अमल दरामद करें। और देखा जाए तो ये जो 32 फ़ौजें इस वक्त ईरान में लड़ रही हैं, ये जो है वो किसी सेंट्रल कमांड के ताबे नहीं है। मसलन अगर ये सोचा जाए कि जनाब हम फ़लाँ तेहरान के जो IRGC का कमांडर है हम उसको एलिमिनेट कर दें या उसको ख़रीद लें तो ये जंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद वो जो 31 फ़ौजें हैं वो लड़ती रहेंगी। मतलब ये है कि एक लहर रुक जाएगी लेकिन बाकी लहरें तो चलती रहेंगी, और जो लहर रुकेगी आखिरकार उसको भी हरकत में आना पड़ेगा क्योंकि वो सबकी नज़रों में आ जाएगी। लिहाजा ये डॉक्ट्रिन के अंदर ईरान ने ये जो खुदकार तबाही का निज़ाम दीगर पड़ोसी ममालिक के लिए बनाया था, ये इसी सोच के तहत बनाया था कि जंग के फैलाव को इतना बढ़ा दिया जाए कि दुश्मन की फ़ौजों को कई महाज़ों पर लड़ना पड़े और उनको समझ ना आए कि हमने हकीकी किस महाज के ऊपर लड़ना है। अब इस वक्त ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इसराइल को सिक्योर करने के लिए लगाए थे, वो अब पूरे मिडल ईस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, जिसका वजह क्या बन रही है, उनके पास इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं। इंटरसेप्टर्स कम होने का नतीजा क्या निकला है कि ईरान के पास वो गुंजाइशें नज़र आ रही हैं जहां से वो अपने जो हकीकी तबाहकुन मिसाइल्स हैं उनको फायर करता है। तो ये जो सिस्टम के अंदर गैप्स हैं ये ईरान के फ़ायदे में है, इसराइल या अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है इनफैक्ट मेरे ख़्याल में ये इसी मंजरनामे की तरफ अक्कासी करती है। अब अगर हम रहबर आला के ज़ख्मी होने वाली ख़बरों की तरफ वापस जाएं जिसकी बुनियाद पर ये मैंने आपके सामने नुक्ता रखा है, तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो सामने आता है कि इस इबहाम को क्रिएट किया जाए कि रहबर आला ज़िंदा है या रहबर आला ज़िंदा नहीं है, रहबर आला काम करने की पोजीशन में हैं या काम करने की पोजीशन में नहीं है। अगर काम करने की पोजीशन में हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, अगर सामने नहीं आ रहे तो उनको तहरीरी या ज़ुबानी अहकामात सादर करने चाहिए। उनके अहकामात सामने नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि या तो वो ज़ख्मी हैं या वो शहीद हो चुके हैं। ये जो इनफैक्ट एक बबल को क्रिएट किया गया है वो इस बैकग्राउंड को समझे बगैर क्रिएट किया गया है, क्योंकि अगर रहबर आला ज़ख्मी है या रहबर आला नहीं रहे तो क्या होगा, नया रहबर आला आ जाएगा। जब नया रहबर आला आएगा तब ही फ़ौज उसको बैत करेगी, उसके कंट्रोल में जाएगी। अदरवाइज़ ये जो सिस्टम ऑटो पर लगा हुआ है ये लगा रहेगा और इसी तरीके से ईरान जो ज़क है दुश्मन को वो पहुंचाता रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि जब किसी रियासत का पूरा ढांचा एक आईनी हिसार और शख्सी वफादारी पर खड़ा हो तो वहाँ पर हंगामी हालात में भी कानून से बालातर होना मुमकिन नहीं होता। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔